नमस्ते, आप सबों का मैथ एंड साइंस क्लासेस द्वारा संचालित आर्यभट्ट एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। हम लोग संस्कृत व्याकरण में वर्ण तक पढ़े थे। आज उससे आगे जानेंगे। वर्ण के जो भेद होते हैं उसको आज हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। और कुछ अगर दिक्कतें आती है आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उसको बेहतर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो वर्ण में हम लोग जानते, इससे पूर्व के क्लास में जान चुके हैं, वर्ण को ही अक्षर कहते थे और जिसका क्षर नहीं होता है, मतलब वर्ण में जाने थे लघुत्तम इकाई ध्वनि का, जिसका फिर से हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वह ध्वनि का वह लघुत्तम इकाई जिसका हम फिर से टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको वर्ण कहते हैं। यहाँ तक हम लोग पूर्व की क्लास में जाने थे और आज जानेंगे कि वर्ण के भेद। तो संस्कृत में भी और हिंदी में भी वर्ण के दो भेद होते हैं, लेकिन वर्णों की संख्या अलग अलग है। तो इस लेकर के ये संस्कृत का भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ संस्कृत का ही जानेंगे। अब हिंदी में आप वर्ण 50 लिखते हो तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। हिंदी में वर्णों की संख्या अलग है, तो संस्कृत में वर्णों की संख्या 50, ये हम पूर्व में भी जाने और आज भी जान रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग जानते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कहते हैं जिसका उच्चारण स्वयं होता है, मतलब वो ये जितने भी वर्ण हैं इसका उच्चारण अन्य किसी वर्ण के सहायता से नहीं बल्कि स्वयं होती है, ये खुद से अपने इसका उच्चारण जो होता है खुद होता है। और व्यंजन वर्ण में क्या होता है कि इसमें जितने भी वर्ण हैं इसमें सब में स्वर छिपा हुआ रहता है, इसके उच्चारण में स्वर की सहायता से लगती है। तो इसका परिभाषा हो जाता है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण जो है स्वर की सहायता से हो या अन्य किसी वर्ण की सहायता से, उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे जानते हैं कि स्वर वर्ण के जो है 3 भेद हैं, ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो है, मूल स्वर जिसको हम लोग कहते हैं, वो 4 हैं। सबसे मेन यही याद रखना है कि यही मूल जो है, जड़ जो है वो 4 ही है। बाद बाकी जितने भी हैं ये जो है इसमें मिल करके बने हैं, एक दूसरे का मदद लेने का काम किया, लेकिन मूल जो हैं वो कितने हैं, तो 4 हैं। इसको कहीं ह्रस्व स्वर पे कहीं लिखा जाता है और कहीं पे मूल स्वर, तो कंफ्यूज नहीं करना, दोनों एक ही बात है, ह्रस्व हो या मूल हो। यह जो है 4 होते हैं, अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री। क्या हम लोग जानते हैं संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ 2 री होते हैं, तो ह्रस्व री को जो है ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर में रखा गया है। अब ह्रस्व स्वर का परिभाषा जाने कहता है एकमात्रो भवेत ह्रस्वः, ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे। जैसे बोलते हैं ओ, कितना कम समय लग रहा, तो एक मात्रा का समय लगने से जो वर्ण उच्चरित होता है उसको हम लोग जो है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग दीर्घ स्वर पे। तो दीर्घ स्वर जो है ये हो गया, इससे डबल है, अ है तो यहाँ आ है, 2 अ मिलके बनता है, तो वही हो जाता है इसका परिभाषा द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, कि विद्वानों ने जो है दीर्घ स्वर उसको कहा है जिसका उच्चारण जो है 2 मात्रे में होती है। तो जिस वर्ण का उच्चारण 2 मात्रा में हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, उस वर्ण को हम लोग दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। और इसकी संख्या जो है 9 है। स्वर वर्ण की संख्या 13 है, तो 4 ये हो गए और 9 ये 9 है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ, ये कुल 9 है, ये कुल 4, तो 13 हो गए। उसके बाद एक प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर का प्रयोग ज़्यादातर जो है कहीं कहीं संस्कृत में देखने को मिल सकता है, नहीं तो ज़्यादातर वेदों में और संगीत में इसका ज़्यादा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। प्लुत स्वर जो है कहीं पे, चाहे स्वर वर्ण हो व्यंजन वर्ण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे 3 लिखा हुआ रहेगा। 3 लिखा हुआ रहेगा तो समझ जाना है कि इसको जो है हमको, इसका उच्चारण 3 मात्रा में होगा, इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगेगा, उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे संगीत में कहते हैं थोड़ा देर तक पढ़ते रह जाते हैं, तो उच्चारण की दृष्टिकोण से भी वो सही है। नहीं तो हमको लगेगा कि वहाँ पे आ लिखा हुआ, तो आ को तो 2 मात्रा में ही पढ़ना है दीर्घ स्वर के हिसाब से, लेकिन आगे आगे अगर 3 लिखा हुआ तो वो प्लुत स्वर बन गया और उसको पढ़ना, जैसे यहाँ पे लिखे हम सा, तो संगीत में इसको थोड़ा देर तक पढ़ा जाता है। तो इसका प्रयोग व्यापक रूप से आपको संगीत में या वेदों में देखने को मिलेगा, लेकिन भेद 3 होते हैं, तो जानना तीनों के बारे में। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर व्यंजन वर्ण पे। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि यहाँ पे हमको कुछ और समझना चाहिए तो कमेंट में डालें, हम आपको आपकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद व्यंजन वर्ण हम लोग जानते हैं, व्यंजन वर्ण कहा गया है व्यंजनम च अर्धमात्रकम,
व्यंजन वर्ण का उच्चारण आधे मात्रे में हो जाता है। क्या कि हम लोग पूर्व में जाने हैं कि व्यंजन वर्ण जो होता है वो स्वर की सहायता से उच्चारित होती है। अगर स्वर उसमें से निकाल देते हैं तो उसके उच्चारण में आधे मात्रा का समय लगेगा। जब स्वर मिल जाता है तब वो उसका उच्चारण हो पाता है। या फिर व्यंजन वर्ण का ये भी परिभाषा हम लोग जो जानते हैं वह भी सही है कि जिसके उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े, मदद लेनी पड़े, उसको हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब जो है यहाँ व्यंजन वर्ण के कुछ अंग दिए गए हैं, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहेंगे? तो क से लेकर के मो तक, क से लेकर के मो तक में जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। और इसकी कुल संख्या 25 है। 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और सभी वर्गों में 5-5 वर्ण हैं। तो 5 × 5 = 25। तो 25 वर्ण ये हो गए। जैसे कवर्ग है तो क ख ग घ अंगो, चवर्ग है च छ ज झ यो, टवर्ग ट ठ ड ढ नो, तवर्ग त थ द ध नो, पवर्ग प फ ब भ मो। तो क से लेकर के मो तक में कुल 25 वर्ण हैं। और उन 25 वर्णों को स्पर्श व्यंजन में हम लोग रखते हैं, उसको स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसके बाद अंतस्थ है। अंतस्थ तो हम लोग य र ल व को अंतस्थ कहते हैं, य र ल व को अंतस्थ। तो ये हो गया 25 × 4 = 29। उसके बाद उष्म वर्ण है। उष्म वर्ण हो गए ये तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह। तो इन 4 को तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और ह को उष्म वर्ण कहते हैं। उसके बाद है फिर अयोगवाह। अयोगवाह में आता है अनुस्वार, विसर्ग, ये जिह्वा मूलीय, उपधमानीय। तो इन सभी चारों वर्ण को अयोगवाह में रखा गया है। इतना वर्ण जो है हम लोग को जानना है। इन सभी वर्ण का प्रयोग आगे होगा जब हम लोग शब्द के निर्माण पे जाएंगे, जब हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द का निर्माण हो पाता है। तो जब हम लोग शब्द विचार पे चलेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी जो है इन सभी वर्णों को जाना है, क्योंकि हम लोग प्रारंभ से पढ़ रहे हैं तो अ से शुरुआत किए हैं। तो अ से पूरा बारीकी से हम लोग को सीखना है ताकि आगे हमको कठिनाई नहीं हो। आगे जब हम लोग संस्कृत पे चर्चा करेंगे, शब्द रूप, धातु रूप को जानेंगे, कारक सूत्र इत्यादि को जानेंगे, तो अनुवाद सब अच्छे से बना पाएंगे। संस्कृत को अच्छे ढंग से पढ़ेंगे भी और अच्छे से सीखने के लिए जानेंगे। वर्णों के उच्चारण स्थान, यह जो है बोलने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है कि हम लोग कैसे शुद्ध पढ़ पाएंगे। व्याकरण में हम लोग व्याकरण की परिभाषा बचपन से पढ़ते आए कि व्याकरण वह शास्त्र है जो में शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता। तो बोलना कैसे सिखाएगा? तो यही, अब जैसे मान के चलिए होता है 3 गो स्व, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व। बोलते हैं तो लगता है कि 1 गो स्व बोल रहे हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको? तो उच्चारण स्थान पढ़ना पड़ेगा। उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तो जो स्थान बताया गया है, एक ही तरह का वर्ण है, तो वहाँ पे कैसे उच्चारण करना है वो हम लोग यहाँ से सीखेंगे। और उस तरीके से उच्चारण करेंगे तो बोलने मात्र से ही स्पष्ट हो जाएगा कि हम मूर्धन्य नो का उच्चारण कर रहे हैं या तवर्गी नो का उच्चारण कर रहे हैं, तालव्य स्व का उच्चारण कर रहे हैं या फिर अन्य स्व का उच्चारण कर रहे हैं। बोलने से स्पष्ट हो जाएगा। अब कैसे होगा? अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। देखिए कैसे होगा। पहला इन सभी सूत्रों को याद कर लेना है। सूत्र याद हो जाएगा तो आसानी से ये एक प्रकार का ट्रिक हो गया। जैसे आप लोग ट्रिक पढ़ते हैं तो ये हो गया। अगर ये याद हो जाता है तो ये आसानी से आप, क्या कि ये सब इधर लिखे हुए रहते हैं, तो ये अगर आपको याद हो जाएगा तो ये सब आप आसानी से जान सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अब पहला देखिए लिखा हुआ अकुह विसर्जनीयानां कंठः, लिखा हुआ अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अब लिखा हुआ और इसका मतलब है कि ओ, आ, कवर्ग, हो और विसर्ग, और इस सब का उच्चारण जो है कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। हम लोग तो पढ़ते हैं साइंस में कि अंदर में कुछ लैरिंग्स वगैरह होता है, वहाँ से आवाज़ निकलता है, वहाँ से ध्वनि निकलती है, तो वो भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग उच्चारण स्थान पढ़ते हैं कि बोलते हैं तो मुख में आने के बाद कहाँ से टकराता है, तो जहाँ से टकराता है, जहाँ पर ज़्यादा जोर पड़ता है उसको हम लोग उच्चारण स्थान कह देते हैं। तो ये ओ, आ, कवर्ग, कवर्ग में जो 5 वर्ण हैं क, ख, ग, घ, अंग, बोलिए तो कंठ पे ज़्यादा जोर पड़ता है। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से लिखना है कि ओ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहते हैं।
गाय की परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछ सकता कि कंठ वर्ण क्या है, तो उस समय नहीं पता चल पाएगा। तो कंठ वर्ण है क्या, तो जिसका उच्चारण कंठ से होता है, तो किन किन वर्णों का होता है, तो सब हमको याद रखने हैं। अब दूसरा है इचु यसानांग तालुह। इचु यसानांग तालुह मतलब ह्रस्वई, दीर्घई, चवर्ग, यो और तालव्य सौ, इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु से होता है। तालु से कैसे होता है, तो बोलेंगे चौ, छो, जो, झो, यो बोलते हैं, तो हमारा जीव जो है दांत से थोड़ा ऊपर जाके टकराता है, तो दांत से थोड़ा ऊपर जो जीव टकराता है उसी स्थान को तालु कहा गया है। तो तालु से टकराता है, इसलिए इसको हम लोग तालव्य वर्ण भी कहते हैं। तो तालव्य स्व का उच्चारण कहाँ से करेंगे, तो तालु से। तो जीव को दांत से थोड़ा ऊपर ले जाके टकराना है, तब वहां से उच्चारण हो पाएगा सौ। तो ये सौ जो हमने बोला, ये सौ हो गया तालव्य सौ। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे अगला सूत्र जो है, कहता है ऋटूर शाणांग मूर्धा। ऋटूर शाणांग मूर्धा, तो री हो गया ह्रस्वरी, दीर्घरी, रौ, तवर्ग, टो, ठो, डो, ढो, नो। तो कहाँ से बोलते हैं, जीव जो है तालु से और ऊपर, जीव अब पूरा मुड़ जाता है, तो तालु से ऊपर जाके टकराता है। अगर मान के चलिए समझने के लिए बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है बीच में अगर यहाँ से पतली सुई डालेंगे तो मुख में जहाँ पे निकलेगा उस स्थान को मूर्धा कहते हैं, तालु से भी और ऊपर। जैसे टो ठो बोलिएगा तो स्पष्ट हो जाएगा, टो ठो डो ढो नो, तो मूर्धा में जाके टकराता है। तो मूर्धन्य स्व का उच्चारण कहाँ से करना है, तो मूर्धा से जीव को पूरा मोड़ लेना है, और उसके बाद स्व जो बोलेंगे तो वो मूर्धन्य स्व होगा। जैसे कि शौ, 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 ये कौन सा हुआ, मूर्धन्य स्व, जीव मूर्धा से जाकर टकराया। उसके बाद फिर है लृतुलशानांग दंता। लृतुलशानांग दंता, लिरी हो गया तवर और दंत स्व, तो थो, दो, धो, नो बोलते हैं। तो जीभ दांत से आके टकराती है, जीभ दांत से आके टकराती है तो उसको हम लोग दंतव्य वर्ण कहते हैं। तो दंत स्व का उच्चारण कहाँ से करना है, तो दांत से बोलेंगे सौ, तो दांत जीभ जो है दांत में जाकर के टकरा जाना चाहिए, तो वहां से उच्चारण स्पष्ट हो जाएगा। और जब आप बोलेंगे तो वहां से लोग को लग जाएगा कि नहीं यह जो है कौन स्व बोल रहे हैं या फिर कौन नो बोल रहे हैं। तो जो दो वर्ण है उसके उच्चारण में थोड़ा बहुत परेशानी आती है, समझ ही नहीं, पता ही नहीं चल पाता है कि कौन स्व बोल रहे हैं, कौन नो बोल रहे हैं, और हम लोग लिखने के क्रम में गलती लिख देते हैं, या फिर बोलने के क्रम में भी कुछ लोग गलती बोल देते हैं, तो वहाँ से हम लोग उच्चारण से स्पष्ट ही नहीं कर पाते कि कौन स्व या कौन नो हो रहा है। तो यहाँ से जो हम लोग सीखे हैं इसका अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तब न हो पाएगा शुद्ध शुद्ध बोलना। नहीं प्रयोग करेंगे तो फिर जैसे बोलते हैं वैसे ही बोलते रहेंगे, तो फिर गलत ही उच्चारण होगा। उसके बाद हो गया उपुपधमानीयानांग ओष्ठौ। उपुपधमानीयानांग ओष्ठौ यानी ह्रस्व, दीर्घऊ और पवर्ग यानी प, फ, ब, भ, मो, इन सभी का उच्चारण ओठ से होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद है ए दैतो कंठ तालुह। ए और ए का उच्चारण जो है कंठ से भी होता है और तालु से भी होता है, इसलिए इन दोनों वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण कहा गया है। कंठ तालव्य, इन दोनों वर्णों का उच्चारण दो जगह से होता है, कंठ और तालु से। उसके बाद है ओ दौतोह कंठोष्ठम। ओ औ का उच्चारण जो है कंठ से और ओठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ ओष्ठ्य वर्ण कहा गया है। उसके बाद है वकारस्य दंतोष्ठम। वो एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दांत और ओठ से होता है, व का उच्चारण दांत और ओठ से होता है। ये एक ही है, तो सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। लेकिन याद तो सभी करने हैं, हमको सीखना है तो याद सब करना पड़ेगा, और सबका हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन एक दो जो है जो मान के जैसे हम बोले 3 गो स्व होता है, 2 गुना होता है, तो इन सब का जो उच्चारण में हम लोग थोड़ा बहुत जो है समस्याएं आती है, तो उसको हम लोग को जान लेना। नहीं तो ऐसे बोलेंगे तो प फ बोल रहे तो स्पष्ट हो रहा है कि ओठ पे जोर पड़ रहा, तो ओठ हो गया। उसके बाद जो है अंतिम का सूत्र है, कहता है ये मंगनानांग नासिका चौ। तो यो हो गया, मो हो गया, अंगो हो गया, नो हो गया और नो हो गया। एक मूर्धन्य नो है और एक दंतव्य नो है। तो इन 5 वर्णों का उच्चारण नासिका चौ और नाक से भी होता है। इस सब का तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं। यो है तो चवर्ग में आता है, चवर्ग तालु हो गया, तो यो का उच्चारण तालु और नाक से। मो हो गया तो मो कहाँ आता है, पवर्ग में आता है, प फ व मो। तो मो का उच्चारण होता है कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे ओठ से, पवर्ग में ओठ है तो ओठ और नाक से 2 जगह से उच्चारण होता है इसका। अंगवा है तो अंगवा हो गया कवर्ग में, तो कंठ और नाक से। फिर ये मूर्धन्य नो हो गया तो मूर्धा और नाक से, यहाँ पे पढ़े टवर्ग तो मूर्धा और नाक से। फिर ये दंतव्य नो है तो क्या हो गया, दांत
यहाँ पे तवर्ग है तो दोनों, तो दांत और नाक से। तो इसको भी याद रखना है कि नाक से भी उच्चारण होता है। नाक के अलावे कहाँ से होता है, तो ये हम लोग जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग में पढ़े हैं कहाँ से होता है वहाँ से देख लेना है, और फिर यहाँ से लगा देना है कि बाद में नाक से भी होता है। जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, सभी वर्गों के अंतिम वर्णों का उच्चारण, 5 वर्ग है, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, तो सभी वर्गों के अंतिम वर्णों का उच्चारण नाक से भी होता है। हम यहाँ पे जो है ये वर्ण का चैप्टर अध्याय समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं, और वर्ण में आपको कुछ दिक्कतें हैं या वर्ण के उच्चारण में लगता है कि यहाँ थोड़ा और हमको समझना है, तो वो कमेंट में अवश्य डालें, हम वहाँ पे और आपको क्लियर करने का काम करेंगे। इसमें यहाँ तक रहने देते हैं।